नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम सब क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है दोस्तों, इसी को हम सब कवर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट कोई बुक है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक है। अब इतना महत्वपूर्ण यह बुक क्यों है, पहले आपको हम ये बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है वह सेंट्रल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर यह एग्ज़ाम पूरे भारत में हो रहा है, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पूरे भारत में चलती हो। ऐसा नहीं किसी राज्य से संबंधित किसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फिर अदर राज्य वाले वो बुक नहीं पढ़ेंगे। जैसे कोई बच्चा दक्षिण भारत का है, दक्षिण भारत का बच्चा जो यूपी में बुक चलती है वह थोड़ी पढ़ेगा। इसलिए इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको सीटेट में एक अच्छा स्कोर लाना है तो आप सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आप सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर ला जाएंगे। दोस्तों आप सिंपल से सोचिए कि जो सीटेट हो रहा है पूरे भारत में हो रहा है, तो फिर किसी राज्य से संबंधित बुक से क्वेश्चन थोड़ी आएगा, सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जो हम सब सॉल्व करेंगे वह आपके पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जिसमें हम सब साइंस को कवर करेंगे। इसमें जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर को हम सब पहले चैप्टर वाइज कवर करेंगे, फिर लास्ट में एक मैराथन वीडियो आपको देंगे जिसमें कंप्लीट क्लास 6 की साइंस कंप्लीट रहेगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल पे सीटेट के जितने सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें, सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी की क्लासें, साथ में साथ जो सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से लेकर 2024 तक, जनवरी 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आज जो हम सब टॉपिक को कवर करेंगे वह आपका टॉपिक है अध्याय 1 है दोस्तों, भोजन। इसमें हम सब समझेंगे भोजन के बारे में, यह कहाँ से आते हैं। आज आपका यही चैप्टर खत्म होगा। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से पहले चैप्टर की शुरुआत होती है। पहला चैप्टर है भोजन, यह कहाँ से आता है। कह रहे आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार के आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। आगे है विभिन्न खाद्य पदार्थ। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में साइड 1.1 के तहत यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पे जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप पे पता करिए, पहले खुद से पता करिए क्या आज आपने जो खाया था कल भी वही खाया था या फिर बदल बदल के खा रहे हैं। फिर अपने क्लास में जो आपके सहपाठी लोग हैं उनसे भी पता करिए कि वह किस प्रकार से भोजन खाते हैं और कैसा भोजन खा रहे हैं, सबका पूछिए और एक सारणी बनाइए। इसके बाद बोल रहे हैं, अब यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, चित्र में कई प्रकार से भोजन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए चावल दिया गया है, फिर यहाँ मछली है, यहाँ पे और कुछ बना हुआ है, तो अलग अलग प्रकार से भोजन है। अब इसमें हम सब यही समझेंगे कि जैसे अभी चावल के जो इस प्रकार से भोजन है, इस प्रकार के भोजन कहाँ पे खाए जाते हैं, किस जगह से संबंधित है, हम सब भोजन के बारे में आज विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। आगे है, कह रहे हैं अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं। अब हम सब जो भोजन को ग्रहण करते हैं, अब वो भोजन अलग अलग प्रकार से होते हैं और अलग अलग सामग्री से बनी हुई होती हैं। जैसे पके चावल के बारे में सोचें, जो पका चावल होता है दोस्तों, उसके बारे में कह रहे हैं कि हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थ या संगठकों की आवश्यकता होती है। जो चावल होता है दोस्तों, इसे पकाने के लिए हमको क्या चाहिए, चावल लेते हैं और पानी लेकर उबाल देते हैं, चावल तैयार हो जाता है। इसे बनाने में 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम सब सब्जी की बात करें तो सब्जी बनाने में हमको बहुत सारे संगठनों की आवश्यकता होती है, बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है। वही कह रहे हैं कि दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो अलग अलग कई प्रकार के कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है।
आगे है क्रियाकलाप 2 है, साइड 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन से सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए, कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। देखिए इसमें कुछ खाद्य व्यंजन और उनके कच्ची सामग्रियाँ दी गई, जैसे रोटी चपाती। अब रोटी चपाती को बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? अगर हमको रोटी बनाना है तो रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए? हमको आटा चाहिए, आटे फिर जल चाहिए, पानी चाहिए। तो हम जिससे आटे को बनाएंगे फिर उसे हम पका लेंगे। इसके दाल की अगर हम सब बात करें तो दाल बनाने में जो कच्ची सामग्री यूज होगी, कच्ची दाल हो गया, जल हो गया, नमक हो गया, तेल या फिर घी या मसाले। दाल बनाने में हम सब इस प्रकार से इतनी कच्ची सामग्री का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे मछली है। अब मछली आप यहाँ पे नोट करिए, मछली बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। आगे हम सब बढ़ते हैं। कह रहे हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? करेंगे जो हम सब किसी भोजन को बनाने में जो चीज़ का हम सब प्रयोग करते हैं वह आते कहाँ से हैं। आगे है 1.2 है दोस्तों। करेंगे खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। जो हम खाद्य सामग्री का यूज करते हैं उनके स्रोत क्या हैं। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना है हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। हाँ, हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत हैं? आपके धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। कह रहे हैं कि अगर हम सब खाद्य सामग्री के स्रोतों की बात करें, जैसे चावल हो गया, चावल का हम स्रोत अपने यहाँ देखते होंगे चावल किस प्रकार से बनते हैं। खेतों से हम सब चावल को लाते हैं, धान को लाते हैं, फिर इसे चावल के रूप में कन्वर्ट करते हैं। गेहूँ हो गया, उसी प्रकार से हम सब दूध, अंडा, मुर्गा, मछली की बात करें, यह सब जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये इनके स्रोत हैं। जैसे अंडा का स्रोत क्या हो गया, मुर्गा मछली का स्रोत क्या होगा, झींगा का स्रोत क्या हो गया, यह सब जंतुओं द्वारा हमको प्राप्त होता है। आगे है क्रियाकलाप 3 है। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों या उनके संगठनों के स्रोतों जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे जो सारणी दिया गया है इसी को हमको भरना है। आगे हम बढ़ते हैं, पहले दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे कुछ लगाया गया है, फिर यहाँ पे इसे पकने के बाद यहाँ पे लाद के घर पे ले जाया जा रहा है। अब कह रहे हैं कि खाद्य व्यंजन संगठक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। जैसे इडली की बात करें तो इडली, अब आप यहाँ पे समझिए कि इडली किस जगह पे यूज किया जाता है। इडली जो होता है क्या किस राज्य का भोजन है, किस राज्य से संबंधित भोजन है और कैसे बनता है, इसको आपको बताना है। अब इडली की हम सब बात करें तो इडली को बनाने में क्या चाहिए, चावल चाहिए। और स्रोत क्या है, चावल आता कहाँ से, पौधे से आता है, पादप से आता है, उड़द की दाल, नमक, जल। इडली बनाने में यह सब कच्ची सामग्री को चाहिए। और जो इडली का प्रयोग किया जाता है खाने के लिए वह दोस्तों फेमस कहाँ से संबंधित है, दक्षिण भारत में। इडली का जो प्रयोग किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा अब तो बनता तो हर जगह आपको मिल जाएगा खाने के लिए, लेकिन जो प्रचलित स्थान है वह आपका दक्षिण भारत ही है। अब हम सब चिकन करी की बात करें। अगर आपको चिकन बनाना है तो चिकन बनाने के लिए हमको कच्ची सामग्री के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो चिकन ही चाहिए, जो प्राप्त होगा किससे, जंतु से प्राप्त होगा। उसके लिए मसाला चाहिए, तेल चाहिए, जल चाहिए। अब तेल कहाँ से प्राप्त होगा, तेल पौधे से प्राप्त हो जाएगा। और आपका जल हो गया, मसाला हो गया। चिकन बनाने के लिए यह सब सामग्री हैं। अगर आपको खीर खाना है तो खीर बनाने के लिए क्या चाहिए,
खीर बनाने के लिए आपको सबसे पहले दूध ही चाहिए। दूध किससे प्राप्त होता है? जंतु से प्राप्त होता है। फिर चावल चाहिए। चावल कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे से प्राप्त होता है। फिर चीनी हो गया, यह कच्ची सामग्री होगा। दूध, चावल, चीनी मिला के हम खीर को बनाते हैं। अब आप ऐसा भी कह सकते हैं खीर बनाने के लिए हम इसमें और भी कुछ डाल दें, तो फिर वो चीज़ अलग हो गया दोस्तों। जो जितना मिनिमम कितने चीज़ों से खीर बन जाएगा उसमें यही चर्चा किया। अब इसमें आप कुछ भी डाल दीजिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन आप दूध, चावल, चीनी डालेंगे, इससे भी खीर बन जाएगा। एनसीईआरटी में जो लिखा गया हम उसी पे चर्चा करेंगे। अब इसमें आप क्या क्या मिला ले रहे हैं वो आपके ऊपर है। उसमें लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा गया? खीर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए। दूध हमको जंतु से प्राप्त होता है, चावल हमको पौधे से प्राप्त होता है। आगे हम बढ़ते हैं। क्रियाकलाप थर्ड में, क्रियाकलाप थर्ड से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? कह रहे हैं कि जैसे सब्जी के लिए हम किसका यूज करते हैं? जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि खाद्य संगठन जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। और हमको जैसे दूध चाहिए, मांस चाहिए, अंडा चाहिए, तो यह सब हमको जंतु से प्राप्त होता है। अब जैसे दूध जो हो गया, कह रहे हैं दूध, अब अंदाज़ा लगे जैसे हम गाय का दूध यूज करते हैं, भैंस का करते हैं, बकरी का करते हैं। आपको बताना है और कौन कौन सी चीज़ है जिसका हम सब दूध को उपयोग में लाते हैं। 1.3 हो गया। कह रहे हैं भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। अब हम सब जो पौधे होते हैं उनका भी भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। किस भाग का प्रयोग करते हैं उसको आपको बताते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का मुख्य पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पंक्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जो हम सब जैसे पालक हो गया और बहुत सारी चीज़ों जिसे हम पत्तियों के रूप में उनका सेवन करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियों को खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कुछ पौधे के फलों, कुछ पौधे के हम सब पत्ती को खाते हैं, कुछ पौधों के हम सब फल को खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। हम कह रहे हैं कि हम सब पौधे के, कभी किसी पौधे के पत्ती को खाते हैं, कभी फूल के खाते हैं, किसी पौधे के जड़ को खाते हैं। इस प्रकार से हर पौधे के अलग अलग भाग को हम सब खाते हैं। अब ऐसा नहीं जो पालक होता है इसका हम सब जड़ के रूप में नहीं सेवन करते हैं, हम इसका जड़ के रूप में सेवन करते हैं। जिस पौधे का जो भाग खाया जाता है हम सब उसी को खाते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशीफल को, फूलों को चावल, आगे है यहाँ पे जो चावल की पट्टी में डुबोकर व तलकर पकोड़े बनाकर खाया है, इसका प्रयत्न कीजिए। आगे कह रहे हैं कुछ पौधे के दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज हमें तेल प्राप्त होते हैं और इसकी पत्तियां का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? कह रहे हैं जैसे हम ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पौधे का एक ही भाग खाते हैं, हम एक पौधे का एक से ज़्यादा भाग को भी खाते हैं। जैसे सरसों हो गया, सरसों को हम सब जो पत्ती होती है उसका साग के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसकी जो फली होती है, फली को हम सब तेल के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आपको और भी पौधे को सोचना है जिसे हम एक से ज़्यादा के रूप में प्रयोग करते हैं। यह दोस्तों किस चीज़ का पौधा है? यह एक आपका सरसों के पौधों को दिखाया गया है, किस प्रकार से हम किस चीज़ का यूज करते हैं। आगे है
क्रियाकलाप 4, साइड 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन किन भागों से प्राप्त होते हैं। इन खाद्य पदार्थों और पौधे के भागों को साइड 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। किसके अनुसार दोस्तों? अब यहाँ पे दिया गया है भोजन के रूप में पौधे के भाग। हम भोजन के रूप में पौधे के कौन से भाग को यूज करते हैं? जैसे बैगन का भरता, खाद्य पदार्थों का मुख्य स्रोत की तरह पौधा, बैगन का भरता। संगठक स्रोत क्या है दोस्तों? बैगन हो गया। मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य, हम मसाले और मिर्च के रूप में कुछ भी यूज कर सकते हैं। पौधे के भाग जो हमें संगठक देते हैं क्या है दोस्तों? फल। जो हम बैगन होता है उसका हम सब फल के रूप में यूज करते हैं। अब बैगन का हम सब पत्ती थोड़ी खाएंगे, बैगन का यूज हम सब फल के रूप में करते हैं। इसके बाद तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से, यह किससे प्राप्त होता है? यह आपका बीज से प्राप्त होता है। जैसे हमको सोयाबीन चाहिए, तेल चाहिए, तो यह किससे प्राप्त होगा? यह आपका बीज से प्राप्त होता है। आगे जो पॉइंट है, कह रहे हैं अपने आसपास के अनजान पौधे पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। कह रहे हैं कि आप ऐसा ना ट्राई करने लगे, जितने भी पौधे आप देखें तुरंत खा के चेक करने लगे, चेक करें देखें विषैले हैं कि नहीं हैं। ऐसा करने से कभी कभी पौधे दोस्तों विषैले होते हैं, आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए आप हर पौधे को ट्राई ना करिए कि खाने योग्य हैं कि नहीं हैं। क्रियाकलाप 5 है, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। किसके दोस्तों? मूंग के, मूंग या चने के। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों के कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज के बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं, यदि नहीं तो बीज को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। आगे है, गीले कपड़े ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीज से बाहर निकाला हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुर को सावधानी से धोकर आप इसे खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। अब इसमें जो बात करें दोस्तों, आप अपने घर पे भी यह ट्राई किए होंगे। आप जो चना या मूंग को भिगोते होंगे, तुरंत तो नहीं, आप 1 दिन के लिए भिगो दें। भिगोने के बाद पानी में भिगो रहेगा रात भर, फिर उसे निकालने के बाद 1 दिन के लिए इसे कपड़े में लपेट देंगे तो उसमें अंकुरित हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि यह अंकुरित हो जाएगा। आप इसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं। या अब इसे स्वादिष्ट बनाना है तो इसमें कुछ मसाले भी आप यूज कर सकते हैं। यह दोस्तों बहुत ही हेल्थी होता है और स्वास्थ्य के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आगे कह रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? तो हो गया दोस्तों चने की और मूंग के बाद कि चने मूंग को हम इस प्रकार से सेवन करते हैं कि उसे हम भिगो के पानी में 1 दिन के बाद कपड़े में लपेट देते हैं तो फिर उसमें अंकुरित हो जाते हैं, फिर उसे हम खाते हैं। इसके बाद शहद की बात कर रहे हैं। शहद आपको बताना है शहद आते कहाँ से हैं, यह कैसे उत्पादित होता है। क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं और फूलों और उनका आगे है फूलों और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इसे मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे, ये तो मधुमक्खी का छत्ता है। आज ये जो मधुमक्खी का छत्ता है दोस्तों, यह ऐसा नहीं कि मधुमक्खियाँ पूरे साल भर बनाती रहती हैं। यह जब
कुछ समय के लिए, कुछ महीने के लिए ये होता है दोस्तों, जब अपने गाँव में ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जिसमें फूल खिलते हैं, फिर मधुमक्खियाँ आती हैं, उस फूल से रस को चुरा के ले जाती हैं, अपने छत्ते में उससे रखती हैं ताकि उनका साल भर उसे यूज कर सकें। यही होता है मधुमक्खी। और मधुमक्खियाँ जहाँ पे रहती हैं दोस्तों वहाँ पे भिनभिनाती रहती हैं, ऐसा लगेगा कुछ बहुत ज़्यादा भिनभिना रहा है। तो ये मधुमक्खियों की विशेषता बताएं। आपको इसमें सोचना है कि जो मधुमक्खियों का रस है आता कहाँ से आता है दोस्तों, वो पौधे से आता है। मधुमक्खियाँ कुछ महीने के लिए जब पौधे होते हैं, उसी पौधे से मधुमक्खियाँ रस को लाती हैं, अपने छत्ते में उसका भंडारण करती हैं। अब हम समझते हैं जंतु क्या खाते हैं। अभी तो हम सब बात कर रहे थे अगर हमको अपने भोजन में सेवन करना है तो हम किस चीज़ का कैसे सेवन करेंगे। अब हम सबको जंतु के बारे में सोचना है कि जंतु जो होते हैं वह कैसे किस चीज़ को खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाते देखा है? कह रहे हैं जो पालतू जानवर है, जैसे आपके यहाँ कुत्ता हो गया या फिर भैंस हो गया, बिल्ली हो गया, अगर इनको पाले होंगे तो आपको पता होगा ये चीज़ खाती क्या है। जैसे जो भैंस है, भैंस जो क्या खाए, घास खाती है, घर के जो दाने होते हैं दाने को खाती है। इसी प्रकार से जो कबूतर होता है वो दाने को चुगता है। जो छिपकली होती हैं या फिर जो गिलहरी होती हैं, ये सब क्या खाती हैं, इनका भोजन क्या है। आगे है, यहाँ आप चित्र में देख रहे होंगे। चित्र में ये कौन सा जानवर है? ये गिलहरी है। क्रियाकलाप 6 है। साइड 1 पॉइंट में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उसमें दोस्तों आपको बहुत जंतुओं के नाम लिखा गया है। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाला भोजन भी लिखे हैं। साइड में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इसमें नीचे जो साइड दिया गया है, इसमें जो जानवर हैं वह क्या खाते हैं उनकी बात किया गया है। जैसे यहाँ है जंतु और उनका भोजन। जैसे भैंस क्या खाती है दोस्तों? भैंस क्या खाएगी? घास खाती है, खली, भूसा, अनाज, पत्ती, यह सब क्या खाएगी? या घास भैंस जो है यह सब खाती है। बिल्ली क्या खाएगी? छोटे जंतु को खाती है, जैसे चूहा हो गया, पक्षी हो गए, दूध हो गए, यह सब बिल्ली खाती है। चूहा क्या खाएगी दोस्तों? जो घर में जो बचा कुचा रहता है, जैसे आप खाने थोड़ा सा बचा हुआ उसे खा लेते हो। कोई छोटे छोटे खिलौने हैं, यह सब चूहा खा लेता है। फिर शेर हो गया दोस्तों। शेर क्या खाएगा? शेर मांसाहारी होता है। तो ये दोस्तों जो जानवर होती हैं उनका सेवन करते हैं। बाघ भी दोस्तों, मकड़ी आपके जो कीट पतंगे होते हैं उन सब का सेवन करती है। छिपकली भी दोस्तों वही छोटे मोटे कीट को खाती है। गाय पर क्या खाएगी? गाय अपनी घास फूस खाती है। घास हो गया, भूसा हो गया, अनाज हो गया, पत्ती हो गया, ये सब। मनुष्य दोस्तों, मनुष्य सर्वाहारी होता है। मनुष्य देखिए यहाँ पे एक टॉपिक आता है मनुष्य। कुछ लोग कहते हैं कि हम शाकाहारी हैं, कुछ लोग कहते हैं हम सर्वाहारी हैं, सर्वाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं। दोस्तों इसमें मांसाहारी और मांसाहारी और शाकाहारी का जो अंतर हम सब कैसे निकालते हैं? कैसे आप किसी को मांसाहारी कह सकते हैं, कैसे किसी को शाकाहारी कह सकते हैं? इसका जो अंतर होता है दोस्तों, जैसे अगर हमारे पचाने की क्षमता, मांस को हम पचा सकते हैं, फिर हम मांस को खाएं या ना खाएं, फिर हम क्या कहलाएंगे? हम मांसाहारी कहलाएंगे। जैसे अब हिरन हो गया, हिरन जो होता है, हिरन आपका मांसाहारी नहीं है क्योंकि वह मांस को नहीं पचा सकता। जो आदमी होता है वह मांस को पचा लेता है। इसलिए अगर कोई कह रहा है कि हम मांसाहारी नहीं है, मांस तो खाते नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर उसे पचाने की तो क्षमता है ना, इसलिए आप मांसाहारी सर्वाहारी में आते हैं, ना कि आप शाकाहारी। जो बोलते हैं कि हम शाकाहारी हैं, मांस तो नहीं खाते दोस्तों, लेकिन उनके पास पचाने की क्षमता तो है ना, इसलिए। और जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं कौन होता है? वह हिरन होता है। हिरन को आप मांस खिला देंगे तो वह नहीं बचा पाएगा। तो यह दोस्तों आप जानते रहिए। इसके बाद तितली हो गया। तितली भी छोटे मोटे कीड़े को खाती है। कौवा हो गया, कौवा जैसे चूहा हुआ हो गया, इन सब का सेवन करता है कौवा। भोजन यह कहाँ से आता है? यही टॉपिक हमारा सबका चल रहा था। आगे हम सब बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 7 है। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं के 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हुए जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं।
इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आपने कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखते हैं, सर्वाहारी जंतु कहते हैं। आप इस सारणी में 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्ग में लिखिए। अब देखिए इसमें जो बात कर रहे हैं कि आपको बताना है, नीचे सारणी दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन से जानवर हैं जो सिर्फ शाकाहारी हैं, कौन से जानवर हैं जो कि मांसाहारी हैं, कौन से जानवर हैं जो आपके सर्वाहारी हैं। जैसे गाय यहाँ पे हो गया, गाय क्या है? गाय आपकी शाकाहारी है। अब भैंस हो गया, भैंस आपका कैसा होगा? भैंस भी आपका शाकाहारी होगा। अब भैंस तो ऐसा है नहीं भैंस को आप मांस दे दे, मछली दे दे, खा लेगी, नहीं खा पाएगी। हिरन हो गया, हिरन आपका क्या होगा? हिरन आपका शाकाहारी है। हिरन जो है सिर्फ घास फूस को खाता है, ये मांस मछली को नहीं बचा पाएगा। मांसाहारी की बात करें तो मांसाहारी आपका शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सब आपके जो आपके ध्रुवी भालू हों, यह सब आपके कैसे हैं? यह आपके मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम सब बात करते हैं सर्वाहारी की। सर्वाहारी में सब दोस्तों देखते हैं, जैसे कौवा हो गया, कौवे के आप मांस मछली दे देंगे वो भी खा लेगा, भोजन दे देंगे वो भी खा लेगा, यह आपका सर्वाहारी में आता है। आदमी को आप रख लीजिए सर्वाहारी में, आदमी भी मांस मछली भी खाते हैं और जो फूल पत्तियों से प्राप्त होता है, जैसे जो पेड़ों से प्राप्त होता है फल, उसको भी खाते हैं, तो ये दोनों में आते हैं। इसके बाद अगर हम सब बात करें तो जो सर्वाहारी के अंतर्गत आएंगे, जैसे जो चीज़ मांस और शाकाहारी दोनों का यूज करते हो, ऐसे जानवर का नाम, ऐसे चीज़ का बताइए जो दोनों चीज़ खाते हों, तो आपके सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपके घर में जो पालतू जानवर होता है दोस्तों, जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ता क्या होता है? कुत्ता सर्वाहारी होता है। कुत्ते को आप भोजन दे देंगे वह भी खा लेगा, मांस मछली दे देंगे वह भी खा लेगा, तो वह आपका सर्वाहारी में आएगा। अब देखिए मांसाहारी और शाकाहारी में अंतर समझते रहिए। मांसाहारी का मतलब होता है जो सिर्फ मांस ही खाए, और शाकाहारी का मतलब होता है जो सिर्फ हरी सब्जी ही खाए, जिस शाकाहारी मांस मछली का सेवन न करे वो आपका शाकाहारी होता है। ऐसा नहीं, कुछ लोग कहेंगे, कुछ मानव हैं जो कहेंगे हम तो मांस मछली नहीं खाते हैं तो हमको शाकाहारी में रखिए, नहीं, तब भी आप सर्वाहारी में ही रहेंगे। पहले जानना चाहती है कि सारी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। अब देखिए ये मनुष्य के पूछ रहे हैं कि मनुष्य आप किस वर्ग में रखेंगे? मनुष्य आप सर्वाहारी में रखेंगे। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिसके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पाद किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। देखिए दोस्तों, अभी तो जैसे आप को लगता होगा भोजन तो सबके लिए मिल जा रहा है पर्याप्त, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आज भी भूखे सोते हैं, जिन्हें 1 टाइम 2 टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है। तो हमको ऐसे उपाय करना चाहिए कि खाना जो है व्यर्थ ना जाए और जिसकी ज़रूरत हो उन तक पहुँच सके। इसलिए हम सबको इनके बारे में सोचना चाहिए। कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं, इस पर उसको आपको हम बताते हैं। संगठक है, संगठक की बात किए थे ना ऊपर जस्ट, संगठक आपको बताना है। खाद्य, मकरंद क्या होता है, अंकुरित बीज क्या होता है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इन सबको आपको बताना है। आप कमेंट करिए इनके बारे में, हमने जस्ट अभी आपको ऊपर बताया संगठक क्या है, खाद्य क्या है, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, इन सब के बारे में आप एक एक टॉपिक को बताइए कमेंट करके। आगे हैं कुछ सारांश यहाँ पे दिया गया है, इसको हम सब चर्चा करते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। जाहिर सी बात है, जैसे जो भारत में भोजन होता है एक चीज़ ऐसा हर जगह थोड़ी खाता है। कहीं पे हम EVS जब आपको पढ़ा रहे थे वो पेपर 1 के लिए, वहाँ पे आपको बताएं कि भोजन जो टॉपिक आप चल रहा था, किस प्रकार से कैसा भोजन कहाँ पे यूज़ किया जाता है। कहीं पे दोस्तों सिर्फ चावल का यूज़ किया जाता है, कहीं पे गेहूँ का यूज़ किया जाता है, कहीं पे सिर्फ मछली ही खाते हैं, कहीं पर नारियल का तेल में मछली खाया जाता है। तो हर प्रकार से अलग अलग प्रकार से हर क्षेत्र में अलग अलग भोजन को खाया जाता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु होते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं।
अगला पॉइंट है कुछ अभ्यास के लिए आपको हम बता दे रहे हैं, इसे आप अभ्यास करिए और आपका क्लास यहाँ पे समाप्त होगा। इसके बाद अभ्यास जो है, क्या सभी जीव को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? दोस्तों आपको यहाँ बताना होगा क्या जितने भी जीव होते हैं सबको एक ही जैसे भोजन की आवश्यकता होती है? दोस्तों ऐसा नहीं है, सबको एक जैसे भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, अलग अलग भोजन होता है चाहिए। 5 पौधे का नाम लिखिए तथा बताइए कि इनके कौन से भाग उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। आपको पौधे के नाम बताइए, कुछ पौधे के नाम लिखिए और उनका यूज बताइए कि हम जैसे उनका कौन सा भाग हम सब यूज करते हैं। जैसे सरसों की बात थी, सरसों का हम सब कौन सा भाग यूज करते हैं। या फिर इसके बाद हम सब और कोई पौधा ले लें, जैसे आलू हो गया, आलू के पौधे का हम सब कौन सा भाग को यूज करते हैं, इसको आपको बताना है। इस पर मिलान करना है, आपको मिलाना है कि कॉलम दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कीजिए कॉलम 1 का कॉलम 2 से। जैसे दूध, दही, पनीर, घी, ये कॉलम कहाँ से प्राप्त होते हैं? दूसरे जंतुओं को खाते हैं, पादप उत्पाद खाते हैं, सब्जियों से, सभी जंतु उत्पाद से। जैसे पालक, फूल गोभी, गाजर है दोस्तों, ये किस में से आएगा? शेर, बाघ एवं शेर, ये भाग यह किस में से आएगा? शाकाहारी कौन होते हैं? तो आपको इन सबको बताना है। अब देखिए इसमें से अगर मिलाना है, शेर बाघ हर समय क्या होता है? मांसाहारी होता है, यह दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी क्या होता है दोस्तों? शाकाहारी पादप उत्पाद को खाते हैं। जो शाकाहारी होते हैं सिर्फ वो पादप उत्पाद को खाते हैं। अब दूध, दही, पनीर, घी सब्जी है या फिर पालक, फूल गोभी, गाजर ये सब्जी है। तो दोस्तों पालक, फूल गोभी, सब्जी, गाजर यह आपकी सब्जी है। दूध, दही, पनीर, घी यह सभी जंतु उत्पाद हैं। दूध किससे बनता है? जंतु से मिलता है। दही किससे मिलता है? जंतु से मिलता है। पनीर किससे मिलता है? वही जंतु से मिलता है। घी कैसे? जंतु से मिलता है। यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, कुछ शब्द दिए गए हैं, आप इसे पूर्ति कीजिए। आप इसे वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। प्रस्तावित परियोजना और क्रियाकलाप, इसकी अगर हम सब बात करें तो एक पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। आपने अपने घर पे आसपास गिरगिट को अवश्य देखा होगा। अगली बार जब आप इसे देखें तो इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तथा पता लगाएं कि क्या खाता है, क्या इसके भोजन छिपकली से भिन्न है। इन सब के बारे में आप इस वीडियो को पॉज करके दोस्तों इसको पढ़िए और इसका आकलन करिए। आपके दैनिक जीवन में यूज़ करने वाली ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों यह क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल की आपकी क्लास है भोजन के घटक। अब हम सब समझेंगे जो भोजन के घटक हैं। इसके बाद आपके कल क्लास चैप्टर 2 है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, जहाँ पे हम सब NCERT कंप्लीट NCERT को कवर करेंगे। तो यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद।